नमस्ते, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के टॉप 4 पर। तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर आए बर्फीले तूफान में फंसकर 10 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद धारा 370 के समर्थकों पर निशाना साधा। तेलंगाना के वारंगल में के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस के एक नेता ने लोगों को शराब की बोतल और मुर्गे बांटे। और फिल्म आदि पुरुष में हनुमान और रावण के लुक पर विवाद बढ़ने के बाद बहिष्कार की धमकी दी जा रही है। तेलंगाना के वारंगल में टीआरएस के एक नेता लोगों को खुलेआम शराब की बोतल और मुर्गे बांटते दिखाई दिए। टीआरएस के मुखिया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कल अपनी राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, जिसकी खुशी में उनकी पार्टी के नेता राजनाला श्रीहरि ने मजदूरों को मुर्गे और शराब की बोतलें बांटनी शुरू कर दी। श्रीहरि ने हर मजदूर को एक मुर्गा और शराब की एक बोतल दी। जिस जगह ये कार्यक्रम चल रहा था वहां पार्टी प्रमुख केसीआर का बड़ा सा पोस्टर भी लगा था, जिसे माला पहनाई गई थी। शराब बांट रहे नेता ने बताया कि टीआरएस के राष्ट्रीय दल बनने की खुशी में ये जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर करीब 200 मजदूरों को मुर्गे और शराब की बोतल बांटी गई। बताया जा रहा है कि दशहरे के दिन केसीआर अपनी पार्टी टीआरएस का नाम बदलने का ऐलान कर सकते हैं। गुजरात के खेड़ा जिले के उंधेरा गांव में सोमवार रात गरबा खेल रहे लोगों पर पत्थरबाजी की गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी गवाही पत्थरबाजी की इन तस्वीरों ने दी। बताया गया कि कई लोगों के घरों को निशाना बनाकर पत्थर फेंके। पत्थरबाजी की वजह से वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। गुजरात पुलिस की माने तो इस वारदात को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरिफ और जहीर नाम के 2 शख्स आए और गरबा खेल रहे लोगों से उलझ पड़े। यही नहीं, दोनों ने मुस्लिम समुदाय के कई और लोगों को बुला लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक आरिफ करके और जहीर करके लड़का है, वो दोनों ने उसकी अगुवाई में एक टोला लेके आए थे और जो भी व्यक्ति थे सब ने फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट कर दिया। हालांकि उंधेरा गांव के सरपंच और लोगों ने मामला शांत कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन हिंसा पर उतारू भीड़ नहीं मानी और जमकर पत्थर फेंके। और पत्थरबाजी की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस भरोसा दिला रही है कि सभी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की मौजूदगी से इस मामले ने ज्यादा तूल तो नहीं पकड़ा, लेकिन इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। हिंदू पक्ष का मानना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गरबा के दौरान पत्थरबाजी की वारदात को जानबूझकर अंजाम दिया। लोगों ने उसको जान हुई कि वो हिंदू ऐसा करेंगे तो उसने फुल तैयारी करी। શાંતિથી જ ગરબા ગાતા હતા। આ લોકો પ્રી પ્લાનિંગ હતું એમનું કે ગરબા નહીં ગાવા દે, એટલે પહેલો पत्थरबाजी में घायल हुए करीब 7 लोगों का इलाज चल रहा है। और खेड़ा जिले के अलावा 2 दिन पहले बड़ोदरा में भी ऐसी ही एक वारदात हुई थी, जहां एक धार्मिक झंडा लगाने के मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते सांप्रदायिक झगड़े में बदल गया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी हुई। 3 अक्टूबर को सावली कस्बे की सब्जी मंडी में धार्मिक झंडा लगाने के मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। ईद ए मिलाद के त्योहार पर मुस्लिम समुदाय ने कुछ झंडे लगाए थे, जिनको उतारने की बात पर कहासुनी हुई। ये बात इतनी बिगड़ गई कि तोड़फोड़ और पत्थरबाजी तक जा पहुंची। इस सांप्रदायिक झगड़े में 43 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें से दोनों पक्षों के 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पक्षों के सामने फरियाद दाखिल हुई है और पुलिस अभी सब दोनों तरफ से आरोपियों को अरेस्ट किया हुआ है। बड़ोदरा के सावली कस्बे में फिलहाल शांति है और काफी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है। वहीं चेचन कमांडर रमजान कादिरोव एक पहाड़ी इलाके में अपने बेटों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कादिरोव ने कहा कि उनके 3 नाबालिग बेटे रूसी सेना की तरफ से लड़ेंगे। कादिरोव के 3 बेटे युद्ध के मैदान में जाने से पहले काफी उत्साहित नजर आए। कादिरोव के 3 बेटों की उम्र सिर्फ 16, 15 और 14 साल है। इस दौरान कादिरोव ने भी अपने बेटों को युद्ध के जरूरी सबक सिखाए। कादिरोव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। कादिरोव ने कहा कि उनके 3 बेटों को कम उम्र में ही युद्ध की ट्रेनिंग दी गई है और अब एक वास्तविक लड़ाई में खुद को साबित करने का वक्त आ गया है।
अब बुधवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे पीएम मोदी चुनावी साल में राज्य को एम्स समेत कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह 11:30 बजे बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे। इस एम्स को बनाने में 1470 करोड़ रुपए की लागत आई है। बिलासपुर एम्स की आधारशिला पीएम मोदी ने ही 2017 में रखी थी। इसमें 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे। इसके अलावा 18 सर्जरी रूम, 750 बेड और 64 आईसीयू वाले बेड होंगे। बिलासपुर एम्स में हर साल एमबीबीएस में 100 छात्रों और नर्सिंग में 60 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। अब नवमी के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। महानवमी के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। उन्होंने कन्याओं के पैर धोए, उन्हें तिलक लगाया और भोजन भी करवाया। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे वहां के तापमान में गिरावट आई है। चमोली में बर्फबारी के बाद सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब बर्फ से ढक गया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन किया। सीएम शिवराज ने अपनी पत्नी के साथ कन्याओं को खाना परोसा और उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया। बीती रात पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में 5 बार घुसपैठ की, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने 35 राउंड फायरिंग की। वहीं जम्मू कश्मीर जेल विभाग के डीजी के घर पहुंची पुलिस टीम उनके नौकर की डायरी के पन्नों में सुराग तलाशती दिखी। आरोप है कि डीजी हेमंत कुमार लोहिया की उनके नौकर ने ही हत्या कर दी। जिसकी जानकारी मिलने पर उनके घर पहुंची पुलिस को डीजी लोहिया के नौकर की डायरी के कुछ पन्ने मिले। आरोपी नौकर का नाम यासिर अहमद है। डायरी में लिखी बातों से पता चला है कि वो डिप्रेशन का शिकार था। डायरी के एक पन्ने पर लिखा है टेंशन 90%, दुख 90%, फेक स्माइल 100%। डायरी में एक जगह लिखा है आई हेट माई लाइफ। यासिर रामबन का रहने वाला है और डीजी की हत्या के बाद घर से फरार हो गया। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफी डिफरेंट था। कई घंटों की तलाश के बाद पुलिस ने यासिर को कानाचक के जंगल से गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल पुलिस आरोपी नौकर से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या बहुत ही तरीके से की गई। बताया जा रहा है कि केचप की टूटी बोतल से उनका गला रेत दिया गया, जिसके बाद ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। डीजी जेल हेमंत कुमार की हत्या की जांच तेज कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम ने उनके घर पहुंचकर सबूतों की तलाश की। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह खुद वारदात की जगह पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात हत्या के बाद हेमंत कुमार के शव को जलाने की भी कोशिश की गई। हत्या का खुलासा तब हुआ जब सुरक्षा कर्मियों ने लोहिया के कमरे के अंदर आग देखी। फिलहाल टेरर एंगल का कोई भी एविडेंस इसमें नहीं आया है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई आतंकी साजिश तो नहीं। वहीं दुबई के पॉश जेबेल अली इलाके में नए हिंदू मंदिर की शुरुआत हो गई, लेकिन मंदिर को अभी आंशिक तौर पर ही खोला गया है और श्रद्धालुओं को मंदिर की पहली झलक देखने की भी इजाजत मिल गई है। लेकिन दुबई में बने इस खूबसूरत हिंदू मंदिर का आधिकारिक उद्घाटन विजयदशमी के दिन होगा। इस मंदिर में किसी भी धर्म के लोग आ सकेंगे और प्रार्थना कर सकेंगे। दुबई के जेबेल अली कॉरिडोर ऑफ टॉलरेंस में बने इस मंदिर में शिव पार्वती, राम सीता समेत 16 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मंदिर में एक प्रार्थना सभागार है और एक अलग कमरे में सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब भी रखी गई है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी की गई है। मंदिर में फिलहाल सिर्फ वैदिक मंत्र और श्लोक उच्चारण किया जा रहा है, जिसके लिए 14 पुजारियों को खास भारत से बुलाया गया है। वहीं अमेरिका में 4 भारतीयों के अपहरण की खबर है। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में भारतीय मूल के 4 लोगों का अपहरण कर लिया गया। आरोपी ने पिस्तौल दिखाकर पति पत्नी और 8 महीने की बच्ची के अलावा एक और व्यक्ति को किडनैप किया है। पीएफआई पर पाबंदी के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस संगठन से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों को शाहीन बाग इलाके से गिरफ्तार किया गया। सोमालिया में आतंकी संगठन अल शबाब ने रिहायशी इलाके में आतंकी हमला किया। ट्रक के अंदर हुए बम धमाके में 12 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हर बच्चे का जन्मदिन मनाया जाएगा। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है कि 8वीं कक्षा तक के हर बच्चे का जन्मदिन स्कूल में मनाया जाएगा। वहीं 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। अमित शाह ने 9 दिन चलने वाले नवरात्रि उत्सव के आखिरी दिन माता के दरबार में पहुंचकर नमन किया।
जहां उन्होंने माता वैष्णो देवी के चरणों में प्रणाम किया और आरती कर उनकी आराधना की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गृह मंत्री ने राजौरी में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने परिवारवाद और आर्टिकल 370 के समर्थकों पर हमला बोला। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। रैली में गृह मंत्री ने पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का ऐलान भी किया। 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे अमित शाह ने कल पहाड़ी समुदाय के डेलीगेशन से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा वो सिख, गुज्जर और राजपूत समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मिले थे। बात उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को जापान की ओर निशाना बनाकर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 1 हफ्ते के भीतर उत्तर कोरिया का ये 5वां मिसाइल परीक्षण है और इस मिसाइल परीक्षण से जापान में हड़कंप मच गया, क्योंकि 2017 के बाद नॉर्थ कोरिया की ये पहली मिसाइल है जो जापान के ऊपर से होकर गुजरी। हालांकि गनीमत ये रही कि बैलिस्टिक मिसाइल किसी रिहायशी इलाके में नहीं, बल्कि जापान से करीब 3000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। लेकिन उत्तर कोरिया की इस हरकत से जापान में हड़कंप मच गया और वहां खतरे के सायरन की आवाज गूंजने लगी। पूरे जापान में अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तर पूर्व जापान के होकाइडो और आओमोरी की लाइफलाइन कही जाने वाली ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई। एहतियात के तौर पर जापान सरकार ने सभी नागरिकों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया की इस हरकत की कड़ी निंदा की। 先ほど、北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、我が国上空を通過し太平洋上に落下したとみられます。संयुक्त राष्ट्र ने नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बाद भी किम जोंग मिसाइल परीक्षण से बाज नहीं आ रहे हैं। और दुनिया की धमकियों से बेपरवाह उत्तर कोरिया लगातार अपने हथियार और मिसाइल पावर बढ़ा रहा है। बीते दिनों उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल टेस्ट किए। नॉर्थ कोरिया ने 2017 से लेकर अब तक 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। इनमें एक नई तरह की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल और एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका बीते कुछ महीनों से चेतावनी दे रहे हैं कि किम जोंग उन परमाणु परीक्षण की तैयारी में जुटे हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक 16 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु शक्ति वाला देश घोषित करते हुए एक नया कानून भी पारित किया है। कानून के मुताबिक अगर उत्तर कोरिया पर कोई खतरा मंडराया तो वो परमाणु हमला कर सकता है। इससे पहले जुलाई में किम जोंग उन ने कहा था कि उनका देश अमेरिका और दक्षिण कोरिया से लड़ने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अब मुंबई के MMRDA ग्राउंड में 1 लाख कुर्सियां बिछाई गई, क्योंकि बुधवार को वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दशहरा रैली को संबोधित करेंगे। शिंदे की इस रैली को शिवसेना में वर्चस्व की लड़ाई की नई कड़ी के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसे सफल बनाने के लिए शिंदे गुट ने MMRDA मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। शिंदे की दशहरा रैली की तैयारियों के साथ ही दोनों खेमों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दादर के शिवाजी पार्क मैदान में पारंपरिक दशहरा रैली करेंगे। मैं फिलहाल खड़ी हूँ बीकेसी में। हम देख रहे हैं कि बीकेसी में शिंदे गुट यानी एकनाथ शिंदे इनकी दशहरा रैली को लेकर जो है वो जमकर तैयारियां यहाँ फिलहाल दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली के लिए MMRDA ग्राउंड में करीब 1 लाख कुर्सियां लगवाई गई हैं, तो वहीं सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था को बनाएगी। लेकिन शिवसेना के उद्धव गुट को एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली रास नहीं आ रही। वैसे वर्ली इलाके से कई शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है और अब दोनों ही तरफ से भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर की मदद से पर्वतारोहियों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ट्रेनिंग पर गए पर्वतारोहियों का एक दल बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि बाकी पर्वतारोहियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। ये पर्वतारोही नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के थे और ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। उसी दौरान द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी पर बर्फीला तूफान आ गया, जिसमें 29 पर्वतारोही फंस गए। संस्थान के 170 पर्वतारोही ट्रेनिंग के लिए निकले थे, लेकिन इनमें 29 बर्फीले तूफान में फंस गए। ग्रुप वहाँ गया था एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स का,
उसमें से एवलांच आने के बाद कुछ लोग फंस गए थे। प्रशासन ने भी इस बात पे तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स के लिए रिक्विजिशन भेजा है। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीमें लगी हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर वायुसेना की टीम भी राहत काम में जुट गई है। इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री से बात करके सेना की मदद मांगी थी। वहीं बंगाल के हावड़ा में गैरेज में भीषण आग लग गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बड़ा हादसा हुआ। हावड़ा के डोमजूर इलाके में एक गैरेज में भीषण आग लगी, जिसके बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि सब्सिडी के नाम पर बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उपराज्यपाल ने सब्सिडी की जांच के आदेश देते हुए 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। अमेरिका के एरिजोना में रेतीले तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तूफान के कारण 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, वहीं कई घरों की बिजली ठप हो गई। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में 3000 एयर वॉरियर्स शामिल किए जाएंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने ये जानकारी दी। वहीं महिला अग्निवीरों की भर्ती की योजना अगले साल के लिए बनाई गई है। और अब इस वक्त आ रही ब्रेकिंग न्यूज। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में जम्मू कश्मीर काफी आगे है। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार दिया है। पार्टी के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रीमान प्रेमनाथ डोगरा को पूरा देश भूल नहीं सकता, क्योंकि ये 2 व्यक्ति न होते तो जम्मू कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव कभी परमानेंट नहीं हो सकता। इसी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए सबसे पहला बलिदान देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो प्रेमनाथ जी की अगुवाई में यहां पर एक आंदोलन चला, जिसने कुछ और सोच कर बैठी हुई सरकार को झंझोड़ कर रख दिया कि उनकी हिम्मत न चली जो मन में थे वो करने की। और आज ईश्वर कृपा देखिए, मोदी जी ने 370 और 35 से। अब बात ईरान की। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी पुलिस अकेडमी के एक कार्यक्रम में पहुंचे और जहां उन्होंने जवानों की सलामी ली और ईरान में जारी हिजाब विवाद के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार बताया। लेकिन इससे पहले उन्होंने पुलिस की परेड का मुआयना किया और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मंच से बोलते हुए उन्होंने देश में हिजाब विवाद पर जारी हिंसा का मुद्दा उठाया। अयतुल्ला खमेनी ने हिजाब विवाद पर हो रही हिंसा और हंगामे को ईरान के दुश्मनों की साजिश बता दिया। این برنامه‌ریزی کار آمریکا کار رژیم غاصب। अयतुल्ला खामेनेई ने यह भी कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों की वजह महसा अमीनी की मौत नहीं है। खमेनी ने दलील दी कि ईरान में तमाम लोग ऐसे हैं जो ठीक से हिजाब नहीं पहनते लेकिन इस्लामिक गणतंत्र का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा इस्लामिक ईरान की आजादी, उसकी मजबूती और अधिकारों से जुड़ा है, जिससे वहाँ की सरकार समझौता नहीं कर सकती। अयतुल्ला खामेनेई ने ईरान के मौजूदा हालात के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, जिसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद उतर पड़े और ईरान में हो रहे हिजाब विरोध को खुला समर्थन दे दिया। बाइडेन ने अपने बयान में कहा, अमेरिका इस हफ्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के लिए जिम्मेदार ईरानी सरकार पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ईरान की महिलाओं के साथ है और हर उस नागरिक के साथ खड़ा है जो अपनी बहादुरी से दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। ईरान सरकार की सख्ती के बावजूद कई इलाकों में हिजाब विरोधी आंदोलन जारी है। बात पाकिस्तान की और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद के लिए उसके करीबी दोस्त चीन ने हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि चीन ने पाकिस्तान से गधे और कुत्ते खरीदने का प्रस्ताव रखा है। चीन में गधे की खाल का इस्तेमाल होता है। गधे की खाल से निकली हुई जेलेटिन का इस्तेमाल महंगी दवाएं बनाने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान हर साल चीन को 80,000 गधों का निर्यात करता है। साथ ही चीन ने पाकिस्तान से कुत्ते खरीदने की भी बात कही है, जिसका इस्तेमाल मांस के तौर पर होता है। पाकिस्तान सरकार को उम्मीद है कि गधों को एक्सपोर्ट करने से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। अब एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान से गधे और कुत्ते खरीदेगा चीन।
गधे की खाल का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, दिल्ली में बिजली कंपनियों की सब्सिडी भुगतान में गड़बड़ी की जांच के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखकर एलजी को दिल्ली सरकार के काम में नसीहत ना देने की बात लिखी है। स्वघोषित स्वयंभू कट्टर ईमानदार भारत की राजनीति के सबसे नए नवेले और अजब अलबेले किस्म के नेता की कट्टर ईमानदार छवि के ऊपर आज बिजली गिरी है। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान सीमा से सटे एक गांव में बीएसएफ के कुछ जवान खेतों में छानबीन करते दिखे। ये जवान पाकिस्तान से आए एक ड्रोन की तलाश कर रहे थे, जिसके बीएसएफ के जवानों की फायरिंग के बाद बॉर्डर के पास खेतों में गिरने की संभावना जताई गई। बॉर्डर पर बसे गांव वालों ने बताया कि पाकिस्तान से होते हुए ड्रोन इसी इलाके में आया था। रत्ता और पड़ा गांव के लोगों ने ड्रोन के आने जाने की आवाज सुनने का भी दावा किया। नहीं, वापस आने में कितना बस 15-17 मिनट में वापस आता है। बीएसएफ की आबाद और शिकार पोस्ट पर तैनात जवानों ने भी पाकिस्तानी ड्रोन देखने की बात बताई। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात 10:22 से सुबह 3 बजे तक 5 बार ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर देखा गया। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर 35 गोलियां दागी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में 10 किलोमीटर अंदर तक घुस आया था। और इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने चंडीगढ़ में अपनी ताकत दिखाई। एयरफोर्स डे से पहले वायुसेना ने चंडीगढ़ में रिहर्सल की। सुखना झील के ऊपर हुई इस रिहर्सल में वायुसेना के फाइटर जेट समेत कई हेलीकॉप्टर शामिल हुए। 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे में ये विमान एयर शो में शामिल होंगे। महानवमी के मौके पर जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने विशेष पूजा अर्चना की। श्रीनगर के भद्रकाली मंदिर में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित पहुंचे और माता की चौकी का आयोजन किया। अमेरिकी कंपनी मीसो रोबोटिक्स ने एक नया फ्रेंच फ्राइज कुकिंग रोबोट यानी खाना बनाने वाला रोबोट तैयार किया है। इस रोबोट का नाम फ्लिपी 2 रखा गया है। कंपनी का ये दावा है कि उनका ये रोबोट इंसानों से बेहतर और जल्दी फ्रेंच फ्राइज बना सकता है। फिजिक्स के लिए इस साल के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। इस साल ये पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। अलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटन जेलिंगर को क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पर रिसर्च करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने डिप्लोमेटिक साइफर यानी गोपनीय कूटनीतिक दस्तावेज के पीएम हाउस से कथित रूप से गायब होने के मामले में शरीफ परिवार पर पलटवार करते हुए कहा है कि खास तौर पर मरियम नवाज पर उन्होंने निशाना साधा। मरियम नवाज शरीफ की बेटी और पीएमएलएन की उपाध्यक्ष हैं। मरियम नवाज के आरोप का खंडन करते हुए इमरान ने कहा कि इस दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के पास मौजूद है। शहबाज शरीफ सरकार ने साइफर गुम होने को लेकर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है ना, और ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने के लिए। इनसे पहले पूछें कि साइफर की जो मास्टर कॉपी है वो तो फॉरेन ऑफिस में पड़ी हुई है। और अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान पर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। शहबाज शरीफ ने इमरान को धरती का सबसे बड़ा झूठा इंसान बताया है। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि इमरान ने सत्ता से हटने के बाद समाज में जहर घोलने का काम किया। बात खेल की। T20 सीरीज में टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 इंदौर में खेला जा रहा है। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है और अब उसकी नजर क्लीन स्वीप पर है। पीठ की चोट से जूझ रहे जसप्रीत बुमराह T20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। बुमराह ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड के धारचूला में भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। वहां पहुंचे सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। थाईलैंड में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है, जिसके बाद हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है।
अब कोहिनूर हीरे के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या पिंक डायमंड के बारे में कभी सुना है? पिंक डायमंड भी कोहिनूर की तरह ही बेशकीमती माने जाते हैं। 7 अक्टूबर को ऐसे ही एक दुर्लभ पिंक डायमंड की नीलामी होने जा रही है। जिस विलियमसन पिंक स्टार डायमंड की नीलामी हो रही है वो 11.15 कैरेट का है। गुलाबी हीरे दुर्लभ होते हैं और सबसे शुद्ध माने जाते हैं। पिंक डायमंड के लिए 1 अरब 71 लाख रुपए से ज्यादा की बोली लगने की उम्मीद जताई जा रही है। ये नीलामी हांगकांग में सूदबीज के जरिए होगी। अब एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीबीआई से जुड़ी। देश भर के 18 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। देश भर के 105 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी की खबर इस वक्त आ रही है। साइबर फ्रॉड में दर्ज केस में ये छापेमारी चल रही है और अब तक 1.5 करोड़ कैश और सोना बरामद कर चुकी है सीबीआई। सीबीआई की साइबर क्राइम डिवीजन ये कार्रवाई कर रही है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं अखिलेश यादव और उन्होंने हाथ हिलाकर पार्टी समर्थकों को बताया कि मुलायम सिंह यादव की हालत अब ठीक है। तबीयत बिगड़ने के बाद मुलायम सिंह यादव को 2 दिन पहले मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां उनका हाल जानने पहुंचे अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उनकी सेहत के बारे में जानकारी दी और बताया कि मुलायम सिंह की तबीयत पहले से बेहतर है। मुलायम सिंह को देखने नेता और परिवार के सदस्य भी मेदांता अस्पताल पहुंचे। मुलायम सिंह की सेहत का हाल जानने आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मेदांता पहुंचे। इस बीच मेदांता अस्पताल ने मुलायम सिंह का हेल्थ अपडेट दिया है। अस्पताल के मुताबिक नेताजी की हालत अब भी नाजुक है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीएम मोदी ने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति से पीएम ने आज बात की। युद्ध का अंत होना चाहिए, ये संदेश दिया है पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को। संवाद, डिप्लोमेसी से मसले का हल हो, मोदी का ये कहना था, और यूएन चार्टर का सम्मान हो, ये संदेश गया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी का ज़ेलेंस्की को। आठ अक्टूबर को एयरफोर्स डे है, जिसे लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। चंडीगढ़ में वायुसेना के अलग अलग विमानों में सुखना झील के ऊपर फ्लाई पास्ट किया। आसमान में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने भी कलाबाजियां दिखाई। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव एक पहाड़ी इलाके में अपने बेटों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कादिरोव ने कहा कि उनके तीनों नाबालिग बेटे रूसी सेना की तरफ से लड़ेंगे, जिसके लिए कादिरोव ने अपने बेटों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। वीडियो में कादिरोव के बेटे फौजियों जैसी वर्दी और काले चश्मे पहने दिखे। चेचन कमांडर के तीनों बेटे अहमद, एली और एडम एक पहाड़ी इलाके में हथियार चलाते और टारगेट पर निशाना साधने का अभ्यास करते दिखे। कादिरोव के तीनों बेटे युद्ध के मैदान में जाने से पहले काफी उत्साहित नजर आए। कादिरोव के तीनों बेटों की उम्र सिर्फ 16, 15 और 14 साल है। इस दौरान कादिरोव ने भी अपने बेटों को युद्ध के जरूरी सबक सिखाए। कादिरोव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। कादिरोव ने कहा कि उनके तीनों बेटों को कम उम्र में ही युद्ध की ट्रेनिंग दी गई है और अब एक वास्तविक लड़ाई में खुद को साबित करने का वक्त आ गया है। और अब ब्रिटिश मीडिया ने यूक्रेन वॉर को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक रूस अब यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। इस खबर को इस बात से बल मिल रहा है क्योंकि अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सीक्रेट परमाणु बंकर में जाने की खबर आ रही है। पुतिन इस बंकर से यूक्रेन पर परमाणु हमले का फैसला ले सकते हैं। यूक्रेन पर कम क्षमता के परमाणु हथियारों से हमला संभव है। इस हमले के बाद अगर यूक्रेन के सहयोगी पश्चिमी देश रूस पर पलटवार करते हैं तो पुतिन उसके हमले से सुरक्षित रहेंगे। जिस परमाणु बंकर में पुतिन गए हैं वो मॉस्को के बाहर बनाया गया है। रूस के कुछ और बड़े नेता भी सीक्रेट बंकर में शिफ्ट हो सकते हैं। नवमी के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। महानवमी के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। उन्होंने कन्याओं के पैर धोए, उन्हें तिलक लगाया और भोजन भी करवाया। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे वहां के तापमान में गिरावट आई है। चमोली में बर्फबारी के बाद सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब बर्फ से ढक गया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन किया। सीएम शिवराज ने अपनी पत्नी के साथ कन्याओं को खाना परोसा और उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया।
बीती रात पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में 5 बार घुसपैठ की, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने 35 राउंड फायरिंग की। गुजरात के खेड़ा जिले के उंधेरा गांव में सोमवार रात गरबा खेल रहे लोगों पर पत्थरबाजी की गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसकी गवाही पत्थरबाजी की इन तस्वीरों ने दी। बताया गया कि कई लोगों के घरों को निशाना बनाकर पत्थर फेंके। पत्थरबाजी की वजह से वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। गुजरात पुलिस की माने तो इस वारदात को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरिफ और जहीर नाम के 2 शख्स आए और गरबा खेल रहे लोगों से उलझ पड़े। यही नहीं, दोनों ने मुस्लिम समुदाय के कई और लोगों को बुला लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक आरिफ करके और जहीर करके लड़का है, वो दोनों ने उसकी अगुवाई में एक टोला लेके आए थे और जो भी व्यक्ति थे सब ने फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट कर दिया। हालांकि उंधेरा गांव के सरपंच और लोगों ने मामला शांत कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन हिंसा पर उतारू भीड़ नहीं मानी और जमकर पत्थर फेंके। पत्थरबाजी की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पुलिस भरोसा दिला रही है कि सभी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की मौजूदगी से इस मामले ने ज्यादा तूल तो नहीं पकड़ा, लेकिन इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। हिंदू पक्ष का मानना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गरबा के दौरान पत्थरबाजी की वारदात को जानबूझकर अंजाम दिया। लोगों ने उसको जान हुई कि वो हिंदू ऐसा करेंगे तो उसने फूल तैयारी करी। બધા શાંતિથી જ ગરબા ગાતા હતા। આ લોકો પ્રી પ્લાનિંગ હતું એમનું કે ગરબા નહીં ગાવા દે, એટલે પહેલો पत्थरबाजी में घायल हुए करीब 7 लोगों का इलाज चल रहा है। और खेड़ा जिले के अलावा 2 दिन पहले वडोदरा में भी ऐसी ही वारदात हुई थी, जहां एक धार्मिक झंडा लगाने के मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते सांप्रदायिक झगड़े में बदल गया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी हुई। 3 अक्टूबर को सावली कस्बे की सब्जी मंडी में धार्मिक झंडा लगाने के मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। ईद ए मिलाद के त्योहार पर मुस्लिम समुदाय ने कुछ झंडे लगाए थे, जिनको उतारने की बात पर कहासुनी हुई। ये बात इतनी बिगड़ गई कि तोड़फोड़ और पत्थरबाजी तक जा पहुंची। इस सांप्रदायिक झगड़े में 43 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें से दोनों पक्षों के 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पक्षों के सामने फरियाद दाखिल हुई है और पुलिस अभी सब दोनों तरफ से आरोपियों को अरेस्ट किया हुआ है। वडोदरा के सावली कस्बे में फिलहाल शांति है और काफी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है। वहीं अमेरिका में 4 भारतीयों के अपहरण की खबर है। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में भारतीय मूल के 4 लोगों का अपहरण कर लिया गया। आरोपी ने पिस्तौल दिखाकर पति पत्नी और 8 महीने की बच्ची के अलावा एक और व्यक्ति को किडनैप किया है। पीएफआई पर पाबंदी के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस संगठन से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों को शाहीन बाग इलाके से गिरफ्तार किया गया। सोमालिया में आतंकी संगठन अल शबाब ने रिहायशी इलाके में आतंकी हमला किया। ट्रक के अंदर हुए बम धमाके में 12 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हर बच्चे का जन्मदिन मनाया जाएगा। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है कि 8वीं कक्षा तक के हर बच्चे का जन्मदिन स्कूल में मनाया जाएगा। अब मुंबई के MMRDA ग्राउंड में 1 लाख कुर्सियां बिछाई गई, क्योंकि बुधवार को वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दशहरा रैली को संबोधित करेंगे। शिंदे की इस रैली को शिवसेना में वर्चस्व की लड़ाई की नई कड़ी के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसे सफल बनाने के लिए शिंदे गुट ने MMRDA मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। शिंदे की दशहरा रैली की तैयारियों के साथ ही दोनों खेमों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दादर के शिवाजी पार्क मैदान में पारंपरिक दशहरा रैली करेंगे। मैं फिलहाल खड़ी हूँ बीकेसी में। हम देख रहे हैं कि बीकेसी में शिंदे गुट यानी एकनाथ शिंदे इनकी दशहरा रैली को लेकर जो है वो जमकर तैयारियां यहाँ फिलहाल दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली के लिए MMRDA ग्राउंड में करीब 1 लाख कुर्सियां लगवाई गई हैं, तो वहीं सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था को बनाएगी। लेकिन शिवसेना के उद्धव गुट को एकनाथ शिंदे की दशहरा रैली रास नहीं आ रही। वैसे वर्ली इलाके से कई शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है और अब दोनों ही तरफ से भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं संस्कृत में क्रिकेट की कमेंट्री का एक वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
कृतवती इति मन्ये। अद्यत्र क्रिकेट द्रष्टुम् अद्भुत। संस्कृत में क्रिकेट कमेंट्री कर रहे एक लड़के का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्षेत्ररक्षकाः अपि संस्कृतेन लोगों को संस्कृत भाषा समझ में आए ना आए, लेकिन सोशल मीडिया पर संस्कृत वाली कमेंट्री को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। परन्तु आउट न अभवत्। अद्भुत क्रीडा चलन्ती अस्ति। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में बुल फाइटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बोलीविया के इस सबसे बड़े बुल फाइटिंग इवेंट में 16 नौजवानों ने 70 सांडों से मुकाबला किया। अंतरिक्ष यात्री समंथा क्रिस्टोफरेटी ने अपने साथ एक बार्बी डॉल को स्पेस में ले जाकर एक नई मिसाल पेश की है। लड़कियों को साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों की ओर प्रेरित करने के लिए समंथा ने जीरो ग्रेविटी में बार्बी डॉल के साथ तैराकी की। कुछ दिन पहले ही समंथा क्रिस्टोफरेटी ISS की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी थी। बीते दिन अमेरिका के इलिनॉय शहर में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। यहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में डॉग्स की सामूहिक शादी करवाई गई। रिकॉर्ड बनाने की इस कोशिश में डॉग्स के 66 जोड़े शामिल हुए, लेकिन 2007 में बने डॉग्स की सबसे बड़ी शादी के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके। उस समारोह में 178 डॉग जोड़े शामिल हुए थे। बात पते की में आज मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।